हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अचानक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। गुड्डू पावर प्लांट से फ़नी खराबी ये शुरू हुई थी और एक के बाद एक इलाके की बिजली बंद होती चली गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आई वो ये कि 11:41 पर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होना शुरू हुई थी और देखते देखते फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर आ गई और पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम जो था वो बैठ गया। अभी तक कंफर्म नहीं पता कि हुआ क्या था। फ़नी खराबी बताई जा रही है गुड्डू पावर प्लांट में। मियां शाहिद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खबरें आ रही हैं, आखिर हुआ क्या था। मियां शाहिद, क्या हुआ था हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब? अच्छा, समझने वाली बात यह है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन चलती है वो शुमाल और जनूब को चलती है। शुमाल में हमारे हाइडल पावर प्लांट्स हैं और जनूब में हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं। और जो ये फुटेज है इसमें जो दिखाया जा रहा है ये हाइडल पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि इसमें तरबेला और मंगला जो थे वो बिल्कुल मिनिमम कैपेसिटी पे चल रहे थे। 5000 क्यूसेक वहां से खराज हो रहा था और बिजली पैदा ना होने के बराबर थी। और यही वजह हुई कि साउथ में जो लोड था वो ज्यादा था और नॉर्थ में लोड जो था वो बिल्कुल कम हो गया था। और उसमें जो न्यूक्लियर है और दूसरा पावर प्लांट जो कोल है वो भी सिस्टम से निकल गए। तो यही वजह हुई कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकंड्स में नीचे गिरी और पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया। दूसरी वजह धुंध थी और वो कंडक्टर्स थे जो चेंज नहीं किए गए थे और धुंध की वजह से उन्होंने करंट पास नहीं किया। गुड्डू के मुकाम पर ये जो है वो इसकी ट्रिपिंग जो है वो पहले सामने आई और फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जो है वो ब्रेकडाउन हो गया और ब्लैकआउट की सूरत हाल पैदा हो गई। एनपीसीसी से जो फ्यूज था वो उड़ गया, क्योंकि अगर वो ना उड़ता तो पूरा सिस्टम जो था वो डैमेज हो सकता था और कई दिन लग सकते थे। ये तो 24 घंटे में जो है वो रिस्टोर हुई है बिजली। फिर अगर ऐसा होता पूरा सिस्टम उड़ जाता तो अच्छा मियां शाहिद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 7 एहलकार हैं, उन्हें मुअत्तल किया गया है, तो ये बताइएगा कि क्या मलबा पूरा 7 एहलकारों पर डाल देना और उन्हें मुअत्तल कर देना, क्या इससे जो है ये साबित हो जाता है कि सिर्फ उन्हीं की गलती थी? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि साबिक हुकूमतों की वजह से ये हुआ है। इसका क्या मतलब है? साबिक हुकूमतों का और इस ब्रेकडाउन का क्या ताल्लुक? देखिए, इस पर मलबा साबिक हुकूमत पर नहीं डाला जा सकता। इसमें जो है वो मुअत्तल अगर करना है तो एनटीडीसी पूरे का पूरा शोबा जो है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, या पूरी की पूरी जो है वो वजारत तवानाई जो है उसको मुअत्तल होना चाहिए, उनको इस्तीफे देने चाहिए। इसलिए कि जो कंडक्टर चेंज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसको क्यों ड्रॉप किया गया? 60 अरब रुपए से जायद का बजट रखा गया था और वो कंडक्टर्स जो थे वो फोक प्रूफ लगाए जाने थे उसमें, ताकि फोक जो है उसकी सूरत में करंट पास हो सके। वो करंट जो है वो पास नहीं हुआ। वो प्रोजेक्ट क्यों ड्रॉप किया गया? और अगर उनको तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मियां साहब साथ ही रहेगा, तवानाई के अमूर के माहिर अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कमेंट करेंगे अरशद साहब? पहले तो ये बताएगा कि किस वजह से हुआ और 7 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, जबकि जो मलबा है वो साबिका हुकूमत पर डाला गया है, तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में ब्लैकआउट होना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पूरी दुनिया में ये न्यूज़ आप लोगों की फ्लैश आउट हुई है, इवन CNN, BBC, गार्डियन, कि पाकिस्तान जो कि 7th एटॉमिक पावर है और उसकी ग्रिड में इतनी रिलायंस नहीं है कि वो सस्टेन कर सके। पहले मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि पूरे इस सिस्टम में, एनटीडीसी के सिस्टम में, ये प्रोविजन है कि अगर कोई पावर प्लांट अगर ट्रिप होता है तो वो उसको आइसोलेट यानी अलग कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे इस सिस्टम की मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हर मेंटेनेंस भी और विजिलेंस भी हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद और 1 साल के बाद इस सिस्टम की चेक होता है कि चेक क्या ऐसा है कि कोई पावर प्लांट नॉर्थ से लेकर साउथ तक कोई भी, चाहे तरबेला है, मंगला है, गुद्दू है, जामशूर है, वहाँ से कोई पावर प्लांट अगर कोई ड्रिप होता है तो उसको आसानी से वो साइड पे हो जाता है और पूरी ग्रिड चलती रहती है। सबसे बड़ी नाअहली ये है कि हमने मेंटेनेंस नहीं की। दूसरा, गुद्दू से जो ऑफशूट हमारी 220 की बलूचिस्तान की तरफ जा रही है उसकी हमने मेंटेनेंस भी नहीं की। और एक बात कि जहाँ पे हम कहते हैं ना कि स्मॉग या फॉग आ रही है, आप देखें कि इंडिया में तकरीबन 3,90,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। एक ब्लैकआउट 5 मिनट के लिए हुआ था 7 जुलाई 2012 में, उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ। सिस्टम रिलायंस होती है, चेक करते हैं, लेकिन बिल्कुल। और अरशद साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ है पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ है। जी जी, देखिए, असल इशू जो है, जिस तरह मियां शाहिद ने भी कहा कि इसका जिम्मेदार एनटीडीसी और मिनिस्ट्री है। वो किस तरह?
दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एनटीडीसी प्रोफेशनल इदारा है जिसमें इंजीनियर्स काम करते हैं, जो बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, लेकिन 7 जुलाई 2017 से लेके 20 जून 2020 तक एक डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री में उसको कंट्रोल करता रहा इस्लामाबाद बैठ के। आप बताइए दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक डिप्टी सेक्रेटरी इस्लामाबाद बैठ के 4 साल तक उसको एमडी नहीं आने दिया। असल इशू ये है, जहां आपका जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो काम करने की सलाहियत है, जहां एक जज्बा होता है, वो नहीं रहता, वो साइड पे चले जाते हैं। अभी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, ये रेलेवेंट है। मेरा ख्याल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे आना चाहिए कि इस इदारे को दोबारा रीबिल्ड कैसे किया जाए, इस सिस्टम को दोबारा हम मेंटेन कैसे करें, एनटीडीसी की जो लाइंस हैं जो बलूचिस्तान की तरफ जा रही हैं, इसकी मेंटेनेंस कैसे करें, ये हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। और सबको एक पॉइंट पर आना पड़ेगा इस तरह के इश्यूज को हल करने के लिए। अरशद साहब, ये हुकूमत जो है ये सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल रही है। इससे पहले मैं अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ूं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या पिछली हुकूमत पर डाला जा सकता है मलबा? देखिए, ये वाली जो बहस है ना गलत तरफ चली गई है कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। देखें, सच्ची बात तो ये है कि हैदराबाद से 600 केवी जो कि फैसलाबाद और लाहौर में इस साल टर्मिनेट हो जाएगी 600 केवी की, ये सीपेक का प्रोजेक्ट, ये इनिशिएटिव उन्हीं का था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल में इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल नहीं होगी, हमारे पास एक अल्टरनेटिव और आ जाएगा। और ये बात कह देना कि जी पिछली हुकूमत में 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, बिल्कुल गलत है। 22,000 तक वो लेके गए हैं। ये हमारी बहस उस फोकस की तरफ जाता नहीं, पता नहीं कौन से लोग हैं जो हमारा टारगेट के असल जिधर होना चाहिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इवन जो इससे पहले ब्रेकडाउन हुए, एक जिम्मेदारी नेपरा पे कि उन्होंने क्या फाइंडिंग की है, उन्होंने क्या देखा था। आज तक नेपरा की कोई भी फाइंडिंग नहीं है। 2005 से लेके 2021 तक जितना पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुए, इतना दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुए। हमने आज तक एक अच्छी इंक्वायरी नहीं की कि क्या वजूहात है, क्या टेक्निकल वजूहात है, क्या सिस्टम की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ये बातें आती ही नहीं है। तो साहब, ये जो 7 एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, यानी कि अभी तो इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया कि ये बहस जो है ये ला हासिल है, इसका कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही होगा कि हम अपने इदारों को ठीक नहीं करना चाहते। अच्छा अरशद साहब, वक्त क्योंकि काफ़ी कम है, तो आपसे मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि ये जो ब्लैकआउट हुआ पाकिस्तान में, इसको पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इसको जगह मिली। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे इस ब्लैकआउट के? खुदा न खास्ता क्या हो सकता था, या फिर इम्पैक्ट अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में किस तरह से जाएगा? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त आपको बताऊं कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी एक वबा की सूरत में आया, और पाकिस्तान में जो लोग वेंटिलेटर्स पे थे, मुझे नहीं पता कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या बना होगा, कितना हमारा लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। तो पूरी दुनिया में जब इस वक्त कोरोना वायरस की तरफ एक फाइट आ रही है, हमने क्या देखा, जब वो लोग वेंटिलेटर पे थे, जो कि हॉस्पिटल में थे, उनका क्या बना। और इस मुल्क में रिलायंस क्या है, सिस्टम्स क्या है, पावर सिस्टम क्या है, जो कि बैकबोन होती है इकोनॉमी की, जो कि इवन हेल्थ केयर में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो दुनिया ये देखती है कि यार ये कैसा मुल्क है जो कि 7th एटॉमिक पावर भी है, और इसका पावर सिस्टम इस तरह का है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को दोबारा फ्रेश ब्लड की जरूरत है। मुझे मिनिस्टर्स की बातें भी सुन के बड़े अफसोस होता है कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाते हैं। ये बात आ जाती है कि 50 से 0 हुई, पर क्यों हुई है? ये नहीं होना चाहिए था। ये सिस्टम में प्रोविजन है, इसको आइसोलेट होना चाहिए था। ये बात नहीं करते, फिर आपने बंदे सस्पेंड कर दिए। इंक्वायरी का चेयरमैन किसको किया? एमडी एनटीडीसी को नहीं। इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें प्रोफेशनल लोग हों कि क्या वजूहात हुई है। बिल्कुल, जब तक जो जिम्मेदारान है उनको सामने नहीं लाया जाएगा तब तक तो मसले का हल ही नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तवानाई उमूर के माहिर, और उनका ये कहना है कि ये जो डिबेट अब शुरू हो गई है कि किसकी गलती थी, पिछली हुकूमत की थी, इस हुकूमत की थी, ये डिबेट ही गलत तरफ चली गई और फजूल है। ये हर मामले की तरह ये मेरे से हुकूमत ने एक बना लिया है कि बस मजाक समझ लिया है इस मुल्क के हर मामले को। आवाम के साथ जो भी बीती है, अभी कितना सीरियस मामला है कि कितने लोग वेंटिलेटर्स पर थे, और ये सूरत हाल हमारे अस्पतालों की भी इस मुल्क से मुख्तलिफ नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपके मुल्क का निज़ाम बैठ सकता है तो अस्पतालों के पास बैकअप क्या मौजूद होगा, कितने लोग वेंटिलेटर्स पर थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके आ सकते हैं या आएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही साथ साथ क्लियर होता जाएगा। लेकिन
अब यहाँ पर हमें संजीदगी दिखानी होगी और हुकूमत को भी थोड़ा सा इन मामलों में संजीदा होना होगा।